आज की क्लास में हम एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे और हमारा विषय है आज का भाषा एवं बोली। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं और बोली को डायलेक्ट कहते हैं। ठीक है, सामान्यतया इस बारे में हमारी समझ यह होती है कि बोली का जो क्षेत्र है वह सीमित होता है, जबकि भाषा का जो क्षेत्र है वह बहुत विस्तृत होता है। ये बात ठीक भी है कि एक खास भौगोलिक परिवेश में बोली जाने वाली जो भाषा कह लीजिए उसी को हम बोली कहते हैं। एक बोली में कई सारी उपबोलियां होती हैं और एक भाषा में कई सारी बोलियां होती हैं। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे दायरा बढ़ता जाता है, उपबोली से बोली और बोली से भाषा की यात्रा शुरू हो जाती है। जैसे उदाहरण देता हूं, हिंदी एक भाषा है तो हिंदी की कई सारी बोलियां हैं। राजस्थानी है, ब्रज है, अवधी है। ठीक है, तो राजस्थानी का ही उदाहरण ले लीजिए। तो हिंदी एक भाषा है, राजस्थानी उसकी एक बोली है जो राजस्थान में बोली जाती है, लेकिन उस राजस्थान जो एक खास भौगोलिक इलाका है, क्षेत्र है, उस बोली के अंतर्गत भी कई तरह की उपबोलियां आती हैं। जैसे मेवाड़ी, मेवाड़ के इलाके में बोली जाने वाली जो भाषा है वो राजस्थान की उपबोली है, वो मेवाड़ी हो गई, जोधपुरी हो गई, ठीक है, या फिर मारवाड़ी हो गई। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि बोली का क्षेत्र जो होता है वह सीमित होता है, उपबोली का क्षेत्र उससे भी ज्यादा सीमित होता है। तो अगर ठीक से इसको परिभाषित करना हो आसान ढंग से, तो हम कहेंगे कि बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है। ठीक है, जो किसी विशेष क्षेत्र के लोगों में बातचीत या विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बोली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अवधी हो गई, ब्रज हो गई, ठीक है ना, जिनका एक सीमित क्षेत्र है उसे हम बोली कहते हैं। ठीक है, और यह भी मैंने आपको बताया कि एक भाषा में कई बोलियां होती हैं, एक बोली में कई उपबोली होती है। तो कुल मिलाकर जिस बोली को हम डायलेक्ट कहते हैं, इसका संबंध एक समूह विशेष, समुदाय विशेष के लोगों में जो बोली जाने वाली भाषा है उससे है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाषा का भी काम विचारों का आदान प्रदान है, बोली का भी काम विचारों का आदान प्रदान है। हमने भाषा की परिभाषा के अंतर्गत बहुत विस्तार से इसे समझा है कि एक ऐसी संरचनात्मक यादृच्छिक व्यवस्था है भाषा जो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में काम आती है। अब सवाल ये उठता है कि कोई बोली भाषा कैसे बन जाती है? कोई बोली कैसे भाषा बन जाती है? कौन से ऐसे कारण होते हैं या कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों के कारण बोली का महत्व बढ़ता है और उस महत्व के बढ़ने के कारण वह भाषा में परिवर्तित हो जाती है और कई बार एक प्रमुख भाषा सिमटकर बोली में भी स्थानांतरित हो जाती है। जैसे कि याद करिए कि मध्यकाल में ब्रज और अवधी एक प्रमुख भाषाएं थी कि नहीं थी? लेकिन आज ब्रज और अवधी खड़ी बोली हिंदी की क्या है? बोलियां हैं, है ना? तो एक समय में ब्रज और अवधी प्रमुख भाषा हुआ करती थी, अब क्या है? वह हिंदी की, खड़ी बोली हिंदी की एक बोली रह गई है। ठीक है, आप देखें कि खड़ी बोली हिंदी का विकास जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्रारंभ में खड़ी बोली आप उसको कहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका विकास होता चला गया, उसका रूप विस्तृत होता चला गया और भाषा के रूप में उसने अपना एक बहुत बड़ा क्षेत्र विस्तार कर लिया। तो हम ये समझेंगे कि कोई बोली भाषा कैसे बन जाती है। ठीक है, कोई बोली भाषा बनती है, इसके कुछ कारण हैं। उन प्रमुख कारणों की चर्चा हम करेंगे। इसमें एक कारण है साहित्यिक श्रेष्ठता। अगर किसी बोली में श्रेष्ठ साहित्य लिखा जाने लगा है, श्रेष्ठ साहित्य रचा जाने लगा है, जो लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है, लोगों, समाज और अपने समय की तमाम सारी जो विविधताएं हैं, जो संकट है या जो परिस्थितियां हैं या जो खूबसूरती है, उन सबको अगर वह बोली बहुत विस्तार से, बहुत खूबसूरती से अगर बयां कर रही है तो धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ने लगता है। अब मध्यकाल में ब्रज भाषा का इस्तेमाल सूर ने किया,
तुलसी ने किया, अवधि का इस्तेमाल किया गया, जायसी ने किया। तो मध्यकाल के जो कवि हैं उन कवियों की कविताओं को आप देखेंगे तो उन कवियों की कविताएं ब्रज में हैं, अवधि में हैं, ठीक है ना। कबीर ने तो फिर सभी भाषाओं का एक तरह से मेल ही स्थापित कर दिया है। तो बात यह है कि जिस बोली में अधिक श्रेष्ठ साहित्य लिखा जा रहा है और वह जनता तक पहुंचता है तो उसका प्रचार प्रसार होता है, उस बोली का दायरा बढ़ता है और फिर वह भाषा में तब्दील होने लगती है। आई बात समझ में? तो एक कारण साहित्यिक श्रेष्ठता है, दूसरा कारण है धार्मिक श्रेष्ठता। धार्मिक श्रेष्ठता के कारण भी बोली भाषा में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। अब राम का जन्म स्थान है अयोध्या, अयोध्या में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी। कृष्ण का संबंध किस स्थान से है? मथुरा से है, मथुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज। राम और कृष्ण के महत्व के कारण, ठीक है, क्योंकि वो हमारे आराध्य देव हैं, उस स्थान की बोलियों को भी महत्व मिला, अवधि को महत्व मिला, ठीक है, और ब्रज को महत्व मिला, और सदियों तक अवधि और ब्रज साहित्य की भाषा बनी रही। तो दूसरा कारण धार्मिक होता है, क्योंकि धर्म को लेकर, ईश्वर की आराधना को लेकर के, पूजा को लेकर के विशाल जनसमूह जो है उसका रुझान रहता है धार्मिक सत्ता की तरफ। और धार्मिक सत्ता का केंद्र अगर कोई स्थान है तो उस स्थान की जो भाषा होती है वह महत्व प्राप्त कर लेती है। और ऐसा ही हुआ मध्यकाल में, राम और कृष्ण से संबंधित जो दो भाषाएं थी, अवधि और ब्रज, दोनों बोलियां आगे चल करके भाषा में परिवर्तित हो गई। तो दूसरा कारण है धार्मिक श्रेष्ठता, ठीक। तीसरा कारण है सामाजिक श्रेष्ठता, ठीक है ना। सामाजिक श्रेष्ठता से मतलब है कि अगर किसी भाषा को बोलने वाले लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, या इसे ऐसे कहें कि अगर कोई बोली शिक्षा के माध्यम की भाषा बनती है, ठीक है, रोजगार की भाषा बनती है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा अगर आपको अर्जित करनी है तो जिस भाषा में आप शिक्षा अर्जित करेंगे तो लाखों करोड़ों लोग उस भाषा में शिक्षा अर्जित करेंगे, तो उस भाषा का महत्व बढ़ेगा। अगर कोई भाषा सीखने से आपको रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, पेशा मिल रहा है, तो उस भाषा की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। कोई भाषा अगर बाजार की भाषा है, यानी कि उस भाषा के बगैर बाजार का काम नहीं चलने वाला है, तो भी उस भाषा का महत्व बढ़ेगा। तो सामाजिक श्रेष्ठता जो होती है, ठीक है ना, वह भी भाषा, बोली को भाषा में तब्दील करती है। अंग्रेजी एक बोली हुआ करती थी, लेकिन अब अंग्रेजी क्या है? आज अंतरराष्ट्रीय भाषा है। क्यों? क्योंकि वह बाजार की भाषा है, ठीक है। चाइना का प्रोडक्ट होगा तो भी पेपर के पीछे लिखा होगा मेड इन चाइना, वो अंग्रेजी में लिखा होगा। जापान का प्रोडक्ट होगा तो लिखा होगा मेड इन जापान, वो भी अंग्रेजी में लिखा होगा। क्यों? कि अंग्रेजी ने अपने विस्तार को बाजार में बढ़ाया, रोजगार से जोड़ा, शिक्षा का माध्यम बनी। आज कई सारे देशों में, भारत में भी आप देखें तो कॉन्वेंट स्कूल्स जो है वहां पे सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होती है कि नहीं? तो शिक्षा का माध्यम बन रही है, रोजगार का माध्यम बन रही है। तो जो बोली शिक्षा का माध्यम बने, रोजगार का माध्यम बने, बाजार का माध्यम बने, विज्ञापन का माध्यम बने, विज्ञान और तकनीक का माध्यम बनती है जो भाषा, वह खुद ब खुद ऊपर उठने लगती है और वह बोली से उसका रूपांतरण भाषा में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो तीसरा कारण था सामाजिक श्रेष्ठता। चौथा कारण होता है राजनीतिक कारण। जाहिर सी बात है, जो स्थान राजनीति का केंद्र होता है वहां की बोली अवश्य ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां सत्ताएं बैठती हैं, जहां शासन होता है, वहां की जो बोली होती है वह खुद ब खुद महत्वपूर्ण होने लगती है, उसका विस्तार होने लगता है, ठीक है। अब देखिए, दिल्ली के समीप खड़ी वो बोली हिंदी का विस्तार था कि नहीं था, ठीक है। तो मैथिली, अवधी और बाकी सारे प्रांतीय भाषाओं को पीछे छोड़ती हुई धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी विकसित होती चली गई और उसने अपना विस्तार बढ़ा लिया। स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ, ठीक है, उस स्वतंत्रता आंदोलन में खड़ी बोली हिंदी की कैसे भूमिका बढ़ने लगी कि नहीं बढ़ने लगी? क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन किस लिए चाहिए था? राजनीतिक शक्ति के लिए चाहिए था, ठीक है। तो कहने का भाव यह है कि राजनीतिक कारण जो होते हैं, राजनीतिक शक्तियां जो होती हैं, उनसे भी बोली का स्थानांतरण भाषा के रूप में बढ़ता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि इन सबके अतिरिक्त शिक्षा का माध्यम अगर कोई भाषा बनती है, ठीक है, व्यापार का माध्यम बनती है, विज्ञान और तकनीक की अगर वह माध्यम बनती है वह भाषा, तो वह बोली से भाषा में रूपांतरित
हो जाती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिन कारणों से कोई बोली भाषा बन जाती है। लेकिन इस प्रसंग में यह भी बात ध्यान रखने लायक है कि यह आवश्यक नहीं है कि बोली महत्व प्राप्त करके भाषा बन जाए तो भाषा ही रहेगी, ठीक है ना। अगर महत्व प्राप्त करने के बाद भी ऐसा होता है कि वह भाषा फिर से बोली में रूपांतरित हो जाती है। अब मध्यकाल में ब्रज और अवधी भाषाएं थी ना, लेकिन आज खड़ी बोली हिंदी भाषा है और दोनों खड़ी बोली हिंदी की बोलियां रह गई है। खड़ी बोली हिंदी भाषा की वह बोली रह गई है, ठीक है। तो समय के साथ साथ अगर महत्व गिर जाए तो बोली का रूपांतरण, भाषा का रूपांतरण बोली में भी हो जाता है। आगे बात समझ में स्पष्ट है, ठीक है।